लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सेओल सिटी में काफी बड़ा एक गेट अपीयर हुआ था। जिनो गेट के अंदर जाने की कोशिश करता है पर वो इनविजिबल वॉल के कारण गेट के अंदर नहीं जा पाता। आगे हमें हंटर एसोसिएशन के जिम को दिखाते हैं जहाँ जिनो बेरू के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। बेरू जिनो पे काफी सारे अटैक करता है पर जिनो सारे अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर रहा होता है। आगे जिनो बेरू का हाथ पकड़ता है और उसे कहता है क्या तुम सच में अपना पूरा जोर लगा रहे हो। बेरू नील करता है और जिनो से कहता है मेरे किंग मैं ऐसी हिम्मत कैसे कर पाऊंगा। जिनो उससे कहता है कोई बात नहीं मुझे आज प्रैक्टिस करनी है और तुम ही हो जो मेरी हेल्प कर सकते हो। ये सुन के बेरू काफी ज्यादा भावुक हो जाता है और वो जिनो से कहता है मेरे किंग आपके शब्दों ने मुझे गहरी भावनाओं से भर दिया। ये सुन के जिनो उससे कहता है फीलिंग्स को शब्दों में तुम काफी अच्छे से बता पा रहे हो। क्या कहीं तुमने किसी ह्यूमन को तो नहीं खाया ना। चलो ठीक है अब स्टार्ट करते हैं। आगे हम देखते कि बेरू अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। अभी बेरू का लेवल मैक्स है और वो कमांडर रैंक पे है। बेरू जिनो पे फिर से काफी सारे वार करता है पर जिनो बहुत ही आसानी से बेरू के सारे वार्स को डॉज और ब्लॉक कर रहा होता है। जिनो बेरू से कहता है कमांडर रैंक पे प्रमोट होने के बाद तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो गए हो। बेरू जिनो के चारों तरफ से काफी तेजी से हमला करता है पर जिनो बहुत ही आसानी से मतलब भाई किसी बच्चे के साथ खेल रहा हो वैसे बेरू के सारे पावरफुल हमलों को इजीली डॉज कर देता है। आगे जिनो बेरू को एक पंच मारता है जिससे बेरू की बैंड बच जाती है। जिनो बेरू से कहता है तुम्हें पता है आर्मी में बस एक ही कमांडर हो सकता है। एक बार इग्रिस और ग्रिड जनरल रैंक पे पहुंच जाएंगे। उन्हें कमांडर रैंक में पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी पोजीशन उनमें से कोई ना ले तो अच्छा काम करते रहो। ये सुनने के बाद बेरू और भी ज्यादा पावर से जिनो पे हमला करता है। जिनो मन में कहता है अभी भी इतना काफी नहीं है। यहाँ तक बेरू मेरी शैडो आर्मी में सबसे स्ट्रॉन्ग है लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि उन बंदों के खिलाफ लड़ पाए। आगे जिनो बेरू को और एक पंच जड़ देता है जिससे बेरू दीवार पे टकरा जाता है। बेरू कहता है किंग की स्ट्रेंथ से मैं लगातार चौंक जाता हूँ। जिनो बेरू के मजे लेते हुए उसे कहता है लगता है मुझे हिस्टोरिकल ड्रामा चैनल को ब्लॉक करना होगा ताकि तुम उन्हें देख ना पाओ। बेरू बेचारा खुद को हील कर रहा होता है। ये सुन के वो काफी ज्यादा नाराज हो जाता है। आगे जिनो कहता है चलो अभी टेस्ट खत्म होता है मुझे इस जगह को क्लीन करना शुरू करना चाहिए। हम देखते कि जिनो और बेरू ने जिम की हालत काफी ज्यादा खराब कर दी थी। जिनो चेयरमैन वू को कॉल लगाता है और उनको बताता है चेयरमैन प्लीज बिना नाराजी से जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे सुनिए। मेरे पास ऐसे 300 एंड्स हैं जो मस्त लेबर का काम करती है। मतलब जिनो अभी इस जगह को अपने एंड से ठीक करवा देगा। आगे हम सेओल के एक होटल को दिखाते हैं जिसमें आंद्रे होता है। लोरा आंद्रे से पूछती है मास्टर आप यहाँ से नहीं जाने वाले। आंद्रे कहता है इतना बड़ा और सुंदर गेट इसे पीछे छोड़ के मैं कैसे जा सकता हूँ। लोरा कहती है ये बड़ा तो है पर सुंदर कैसे। आंद्रे कहता है कोई भी चीज जो दिल को धड़का दे उस चीज को सुंदर करार दिया जाता है। फायर ब्रीथिंग ड्रैगन ये विशाल गेट हंटर संग जिनो की स्ट्रेंथ ये सभी चीजें सुंदर है इसीलिए मैं वो हर चीज चाहता था जिसे खूबसूरत माना जा सके। लोरा कहती है आखिरकार वहाँ ऐसा कुछ है जो आपके पास नहीं है। आंद्रे कहता है हाँ मुझे कभी पता नहीं था कि ऐसा कुछ अपीयर हो जाएगा और वैसे भी अभी यूएसए में कोई भी गेट अपीयर नहीं हुआ है तो अभी के लिए वापस जाने की कोई जरूरत नहीं है। लोरा कहती है हाँ लेकिन ब्यूरो वाले चिंता कर रहे हैं। आंद्रे कहता है क्या वो चिंता कर रहे हैं जहाँ संग जुनू है उससे सेफ जगह कोई हो भी सकती है। अगर हम इसे यहाँ पे नहीं रोकेंगे तो कोई भी जगह नहीं हो सकती जहाँ हम वापस जा सकते हैं। इसलिए मैं देखना चाहता हूँ और समझना भी चाहता हूँ कि ये आने वाला मोमेंट ह्यूमैनिटी का अंत है या शुरुआत। आगे हम देखते कि बहुत सारे लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा था। फिर हम जिन्हा और उसकी मॉम को देखते हैं। जिन्हा अपनी मॉम से कहती है मॉम क्या हम इवैक्यूएट नहीं होने जा रहे। जिन्हा की मॉम कहती है अगर ये जगह जंग का मैदान होने वाली है तो क्या हमें नहीं चुनना चाहिए कि हम कहाँ मरे। ऊपर से हमारा घर इवैक्यूएशन के जोन में नहीं है। जिन्हा ये बात सुन के काफी ज्यादा नाराज हो जाती है और वो अपने मॉम से कहती है अगले साल की शुरुआत से मैं कॉलेज स्टूडेंट बनूंगी और मैं अकेले रह सकती हूँ। मैं जो चाहे पी सकती हूँ। मैं अपनी कॉलेज लाइफ को एंजॉय कर सकती हूँ। मेरी जिंदगी बस शुरू हो गई है और मैं ऐसे मरना नहीं चाहती। जिन्हा की मॉम कहती है हाँ ये तो सच है जिन्हू हमें प्रोटेक्ट करेगा जैसे तुम्हारे पापा ने किया था। आगे हम जिनो को देखते हैं। वो मन में कहता है मैं उनको अभी भी सेंस नहीं कर पा रहा। यहाँ तक कि इतने हद तक चीजें आगे बढ़ गई हैं। आखिर वो लोग कहाँ पे छुपे हुए हैं और ऊपर से ये गेट मुझे खुद से ही इसे रोकना होगा। यहाँ तक कि मैंने अगर सक्सेसफुली उसे रोक भी दिया तो मैं ये सुनिश्चित नहीं कर सकता हूँ कि कोई पीड़ित ना हो। बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें मुझे प्रोटेक्ट करना है। जिनो अपने मोबाइल को निकालता है और मन में कहता है मैं किसके साथ अपने आखिरी मोमेंट्स को बिताऊं। आगे हम चैन को देखते हैं जो मिस्टर सॉन्ग के साथ शॉर्ट
की प्रैक्टिस कर रही होती है। चाइन ने मिस्टर सॉन्ग को डबल डंजन के अंदर उसके साथ जो कुछ भी होता वो सब कुछ बता दिया था। मिस्टर सॉन्ग चाइन से कहता है, मिस चा, हाल फिलहाल में मैं तुम्हारे स्वॉर्ड को हिचकिचाता हुआ महसूस कर पा रहा हूँ। मुझे चिंता है कि तुम्हारे अंदर कोई डर बन रहा है। बिल्कुल तुम डरोगी जैसे मैं भी डरा था। मुझे पता है कि जो कुछ भी मैंने झेला है उसकी तुलना उन मॉन्स्टर से की जाए जिनका आपने सामना किया है। मुझे नहीं पता कि ये बात कितनी सेंस बनाती है, पर मैंने भी अपना हाथ खो दिया था। तभी चाइन को कॉल आ जाता है। मिस्टर सॉन्ग कहने लगते हैं, मुझे माफ कर देना, मैं कुछ ज्यादा ही बोल रहा हूँ। एक हंटर को अपना कॉल उठाना चाहिए। चाइन कॉल को उठाती है। कॉल की दूसरी तरफ संग जिनू होता है और इनके बीच में जो बातें हुई है वो हमें नहीं बताई गई। चाइन अचानक से काफी ज्यादा पैनिक हो जाती है और वो मिस्टर सॉन्ग से कहती है, मास्टर मुझे अचानक से कुछ काम आ गया है तो मुझे लगता है कि मुझे अभी जाना होगा। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, ओ बिल्कुल क्यों नहीं, तुम जा सकती हो। आगे हम देखते हैं कि मिस्टर सॉन्ग समझ जाते हैं कि चाइन इतनी जल्दी में क्यों है। फिर हमें जिनू और चाइन को एक साथ एक अमेजिंग पार्क में दिखाते हैं। सभी लोग जिनू और चाइन को ही देख रहे होते हैं। एक बंदा कहता है, अरे वो हंटर संग जिनू है ना। दूसरा बंदा कहता है, कहाँ? अरे भाई हाँ, वो तो सच में हंटर संग जिनू है। और उसके साइड में वो लड़की कौन है? क्या वो उसकी कोई गर्लफ्रेंड है? अरे रुको, वो तो हंटर गिल्ड की चाइन है ना। इतने सारे लोगों को देख के जिनू कहता है, सिचुएशन को देखा जाए फिर भी यहाँ पे काफी सारे लोग आए हैं। चाइन जिनू से कहती है, क्या तुम्हें इस प्रकार की जगह पसंद है? जिनू कहता है, मुझे बहुत ज्यादा तो पसंद नहीं, पर मैं एक बार तो यहाँ आना पसंद करता हूँ। चाइन कहती है, तुम मुझे ऐसी जगह पे क्यों लेके आए जहाँ तुम बस एक बार आना चाहते हो? जिनू चाइन से कहता है, बस तुम ही मेरी एक फ्रेंड हो। ये सुन के चाइन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। आगे जिनू उसे कहता है, तुमको याद है उस दिन तुमने उस अजीब स्टैचू के सामने कहा था? ये सुन के चाइन काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है और वो जिनू से कहती है, क्या तुम सब कुछ वो सुन रहे थे? जिनू कहता है, हाँ, एक नॉर्मल इंसान से मैं काफी अच्छा सुन लेता हूँ। चाइन जिनू से पूछती है, आखिर उस अजीब से डंजन की आइडेंटिटी क्या थी? जिनू बताता है, मैं उसके बारे में तुम्हें किसी और टाइम बताऊंगा जब मैं उसके बारे में और सोचूंगा। इसे अभी के लिए मैं अपने लिए ही छोड़ देता हूँ। चाइन कहती है, ठीक है। आगे हम देखते कि काफी सारे लोग जिनू और चाइन को देखने के लिए आ रहे होते हैं। जिनू अपने शैडोज को लगा के उन सभी को रोक देता है। चाइन जिनू से कहती है, क्या ऐसे हम और भी विशिष्ट नहीं बन जाएंगे? जिनू कहता है, जब तक हम उन्हें नजरअंदाज करेंगे तो सब कुछ ठीक है। आगे चाइन मन में कहती है, मुझे याद है 2 साल पहले जब मैं हंटर बनी थी, उसके बाद फर्स्ट टाइम मैं ऐसे बाहर मजे करने के लिए आए हूँ। जब भी मैं इसके साथ होती हूँ मुझे बहुत अच्छा फील होता है। आगे हम देखते कि जिनू और चाइन काफी सारे मजे करते हैं। वो अलग अलग जगह पे राइड करते हैं और काफी सारी अलग अलग जगह पे भी जाते हैं। काफी सारा मजा करने के बाद जिनू और चाइन खाना खाने बैठ जाते हैं। जिनू चाइन से कहता है, क्या तुम्हें उधर मजा नहीं आया? चाइन कहती है, नहीं, मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आया। जिनू कहता है, पर राइडिंग के टाइम तुम एक बार भी नहीं चिल्लाई। जिनू मन में कहता है, इस रैंक हंटर के लिए ये राइड्स काफी स्लो है। जिनू चाइन से कहता है, क्या वो राइड स्लो थी? चाइन कहती है, हाँ। जिनू कहता है, क्यों ना हम कुछ असली और मजेदार राइड करने चले? ये सुन के चाइन काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। आगे हम देखते कि जिनू तो चाइन को काइसल पे राइड करने की बात कर रहा था। वो दोनों काइसल पे खड़े हो जाते हैं। जिनू चाइन से पूछता है, ये कैसा है? चाइन बताती है, ये काफी तेज जा रहा है और काफी ऊपर भी, और साथ ही बहुत ही खूबसूरत। जिनू, तुम ये कर सकती थी तो अमेजिंग पार्क में जाना तुमने क्यों पसंद किया? जिनू बताता है, वो अमेजिंग पार्क, वहीं पे वो गेट अपीयर हुआ था जो मेरे पापा को ले गया था, इसलिए मैं एक बार तो वहाँ पे जाना चाहता था। ये सुन के चाइन थोड़ी सी हैरान सी हो जाती है। आगे वो जिनू से कहती है, जिनू तुम्हारा शुक्रिया, मैंने ये तुम्हें इसलिए कहा क्योंकि तुमने मेरी काफी सारी हेल्प की है। जिनू चाइन से कहता है, अभी भी कुछ है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। आगे हम देखते कि रात हो जाती है। जिनू और चाइन एक जगह पे बैठे होते हैं। वो आसमान में सितारे देख रहे होते हैं। आगे हमें अगले दिन को दिखाते हैं जहाँ पे ज्यादातर लोग इवैक्यूएट हो चुके थे। अभी सेउल में बस हंटर ही थे। एक हंटर अपने मन में कहता है, तो ये विशाल गेट कुछ दिनों में ओपन होने वाला है। मैं अभी एक बी रैंक का हंटर हूँ, मुझे केयरफुल रहना होगा। तभी ये हंटर किसी से टकरा जाता है। हम देखते कि ये तो राकान होता है। ये हंटर राकान पे चिल्ला रहा था। वो उसे कहता है किसी से ऐसे टकरा जाओ तो तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। आसपास के हंटर इनको ही देख रहे होते हैं। वो कहते हैं, अरे उधर पे क्या हुआ है? कोई झगड़ा हुआ है क्या? अरे बाप रे, वो बंदा कितना बड़ा है, मैं बेट लगा सकता हूँ कि ये मॉडोंको को इजीली टक्कर दे सकता है।
है शायद ये हंटर है ना, क्योंकि अभी सियोल में यहाँ पे सभी हंटर ही है। पर वो उस दूसरे बंदे का दिमाग खराब है क्या? अगर वो ध्यान नहीं रखेगा तो उसे एम्बुलेंस से घर जाना पड़ेगा। वो हंटर मन में कहता है मैं अभी बी रैंक का हंटर हूँ, वो भी अपर लेवल का। मेरे बॉस के बूट्स चाटने वाले मेरे दिन अब जा चुके हैं। जो भी मुझे कम समझता है वो सब दूर जा चुके हैं। आगे ये हंटर रॉकॉन से कहता है क्या तुम ऐसे ही खड़े रह के देखोगे? अगर तुम कुछ गलत करते हो तो तुम्हें उसकी माफी मांगनी चाहिए। आगे हम देखते कि रॉकॉन इस बंदे के सर को खा जाता है। ये देख के वहाँ के लोग कहने लगते हैं वो उस पर्सन को खा गया। तभी रॉकॉन उधर एक धमाका कर देता है जिससे आसपास के सारे हंटर उड़ के इधर उधर टकरा जाते हैं। रॉकॉन सबसे कहता है सुनो तुम कमजोर ह्यूमंस, अभी से मैं तुम्हारा शिकार करने वाला हूँ। तुम्हारे स्किन और फ्लैश को मैं अपने दांत और नाखूनों से चीर डालने वाला हूँ। अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो मुझे रोक के दिखाओ। आगे हम चाइन को देखते हैं जो कि तालाब से पानी पी रही होती है। जुनू चाइन से कहता है मुझे आसपास एक होटल पता है जहाँ ब्रेकफास्ट काफी अच्छा मिलता है। कैसा रहेगा कि हम वहाँ पे जाए, वॉश वगैरह करें और खाना खाएं? चाइन कहती है अच्छा है। जुनू काइसल को बुलाता है। काइसल को देख के चाइन कहती है तुमने तो कहा था कि होटल पास में ही है। जुनू कहता है हाँ, अगर हम फुल स्पीड से जाएंगे तो 5 मिनट में पहुँच जाएंगे। ये सुन के चाइन थोड़ी सी हैरान सी हो जाती है और वो अपने मन में कहती है 5 मिनट में ये कितने माइल्स जाता होगा। आगे हम देखते हैं कि वो वहाँ से उड़ के निकल जाते हैं। फिर आगे हम जिंचुल को देखते हैं। एक एजेंट जिंचुल को बताता है कि एसोसिएशन की बिल्डिंग के सामने एक घुसपैठिया आ गया है। ये सुन के जिंचुल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो एजेंट से पूछता है क्या उधर कोई हताहत तो नहीं हुई ना? एजेंट बताता है अभी के लिए हम एग्जैक्ट नंबर को नहीं बता पा रहे हैं। जिंचुल बहुत ही ज्यादा पैनिक कर जाता है और वो कहता है लेकिन अभी टेंशन ब्रेक के लिए तो कुछ दिन बचे हुए हैं। जिंचुल मन में कहता है पहले से ही गेट का सामना करना सरदर्द था, अब ये रैंडम बीस्ट कहाँ से आ पड़ा? जिंचुल एजेंट से पूछता है संजुनु कहाँ पर है? एजेंट बताता है अभी के लिए हमें नहीं पता कि वो कहाँ पे है। जिंचुल मन में कहता है लगता है मुझे ही खुद इसे हैंडल करना होगा। तभी वहाँ पे एक दूसरा एजेंट आ जाता है और वो जिंचुल से कहता है चेयरमैन एक हंटर बीस्ट के खिलाफ सामना करने के लिए आगे आया है। जिंचुल कहता है क्या क्या कह रहे हो? कौन है वो? क्या वो संजुनु है? एजेंट कहता है नहीं, पर वो दुनिया का वर्ल्ड क्लास हंटर है जो अभी इस एरिया में है। आगे हम लेनर्ड को देखते हैं जो कि रॉकॉन से फाइट करने के लिए आगे जा रहा होता है, लेकिन साथ में वो काफी ज्यादा डरा हुआ था। वो मन में कहता है क्या मैं ये कर सकता हूँ? ये वो जगह नहीं हो सकती ना जहाँ पे मेरा अंत हो जाए। शायद मैं यहाँ सेवल में इसलिए रह गया क्योंकि उस बीस्ट को अपने हाथ से रोकना ही मेरा भाग्य है। तभी लेनर्ड के पीछे से वहाँ पे आंद्रे आ जाता है। वो उसके सर को पकड़ लेता है और उसे पीछे करते हुए कहता है हटो, तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो। आगे हमें एक होटल को दिखाते हैं जहाँ चाइन और जुनू खाना खा रहे थे। तभी जुनू को जिंचुल का कॉल आ जाता है और वो जुनू से कहता है मिस्टर संग हम आपको कांटेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे थे? जुनू बताता है बस अभी तक मैं अपने फोन के सर्विस एरिया से बाहर था। जिंचुल जुनू को बताता है सेवल के बीच में एक बीस्ट तबाही मचा रहा है। ये सुन के जुनू कहता है ये पॉसिबल ही नहीं है, डंजन ब्रेक होने में अभी भी कुछ दिन बाकी है। जिंचुल कहता है हाँ ये बात तो सच है। आगे जुनू पूछता है मुझे बताइए कि अंदाजे से वहाँ पे कितने बीस्ट है? जिंचुल बताता है अंदाजे की कोई बात नहीं है, बस एक ही बीस्ट है। जुनू कहता है क्या बस एक? जुनू मन में कहता है सेओल में अभी सारे हंटर जमा हुए हैं और वो सारे शायद विशाल डंजन ब्रेक को रोकने के लिए तैयार है, फिर भी वो एक मैजिक बीस्ट को रोक नहीं पा रहे जो पता नहीं कहाँ से आया है। आगे जिंचुल कहता है पक्का है ये कोई साधारण बीस्ट नहीं है, इसने पलक झपकते ही पूरे एक गिल्ड को खत्म कर दिया और अब ये भी मुझे बताया गया है कि थॉमस आंद्रे इसके खिलाफ लड़ रहा है। ये सुन के जुनू अपने मन में कहता है ये नहीं हो सकता, मेरे शैडो सोल्जर्स थॉमस आंद्रे और कई और भी हंटर पे लगे हुए हैं और मैंने उन्हें ऑर्डर दिया है कि कुछ भी असाधारण घटना हो जाए तो मुझे तुरंत रिपोर्ट करे, तो उन्होंने मुझे कुछ कहा क्यों नहीं? यहाँ तक जिस पर्सन को वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो बीस्ट के खिलाफ फाइट में तक घुस गया है। तभी जुनू अचानक से हैरान सा हो जाता है और वो अपने मन में कहता है एक मिनट ये अजीब है, सेओल में मेरे शैडो सोल्जर की प्रेजेंस मुझे कमजोर महसूस हो रही है। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई चीज उन्हें सिग्नल में दिक्कत दे रही है। आखिर चल क्या रहा है? यहाँ तक जिन शैडो को मैं बात करने के लिए यूज करता हूँ वो भी चले गए। हम देखते हैं कि जुनू शैडो से बात करने की कोशिश कर रहा होता है पर सिस्टम बताता है डिसाइड किया हुआ शैडो सोल्जर मिल नहीं रहा। जुनू चाइन से कहता है लगता है कोरिया में अभी कोई प्रॉब्लम चल रही है। चाइन कहती है क्या डंजन ब्रेक हो गया? जुनू बताता है नहीं मुझे लगता है कि कुछ और ही है। जुनू मन में कहता है एक पावरफुल दुश्मन जिससे नेशनल लेवल हंटर सामना करने के लिए गया है और मेरे सिग्नल्स में दिक्कतें आ रही है, कहीं ये वो तो नहीं है ना? जुनू जिंचुल से पूछता है चेयरमैन क्या उस बीस्ट की कोई शैडो है? आपको
चेक करना होगा और देखना होगा कि उसकी है या नहीं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उन्होंने कोलोसल बीस्ट को एक इनविजिबल शैडो के अंदर छुपा के रखा है। आगे हमें आंद्रे की तरफ का सीन दिखाते हैं। आंद्रे को सामने जाते हुए लेनर्ड और पीछे के सारे हंटर काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं। आंद्रे पीछे के सारे हंटर से कहता है, तुम गधे लोग ऐसे ही खड़े मत रहो, जाओ और सिविलियंस को इवैक्यूएट करो। आंद्रे राकान को देखते हुए कहता है, लगता है इस जंगली बीस्ट को अपनी जगह पता नहीं। हम देखते कि राकान हंसने लगता है। उसे ऐसा देख के आंद्रे कहता है, पागल बीस्ट को परास्त किया जाना चाहिए, ये जग जाहिर सत्य है। आगे हम देखते कि राकान आंद्रे के सामने आ जाता है। आंद्रे भी रेज में आ जाता है। राकान अपने पंजों से आंद्रे पे हमला कर देता है, लेकिन इससे आंद्रे के बॉडी पे एक खरोच तक नहीं आता। आगे आंद्रे राकान के मुंह पे एक जोरदार घुसन मार देता है, जिससे राकान थोड़ा सा पीछे होकर गिरने लगता है। आंद्रे तुरंत आके राकान के मुंह को पकड़ लेता है और उसे जमीन पे पटक देता है। आगे हम देखते कि यहाँ पे चोई जोंग भी आ जाता है। वो एक हंटर से पूछता है, अभी तक इवैक्यूएशन कैसा चल रहा है? हंटर बताता है, अभी बिल्डिंग के अंदर ये सिविलियंस को रेस्क्यू किया जा रहा है। चोई पूछता है, अंदर सिचुएशन को कौन सा गिल्ड संभाल रहा है? हंटर बताता है, फिंड गिल्ड और व्हाइट टाइगर गिल्ड, इनको वहाँ पे भेजा गया है। पूरे देश के हंटर उस विशाल गेट की वजह से यहाँ पे जमा हुए हैं, तो मुझे यकीन है कि बीस्ट को कुछ समय में ही वश में किया जाएगा। हंटर गिल्ड को बस सिविलियंस को रेस्क्यू और इस एरिया से निकालने में ध्यान देना चाहिए। ये सब सुन के चोई मन में कहता है, कुछ समय में ही वश में कर लोगे, हलवा है क्या? एक नेशनल लेवल हंटर थॉमस आंद्रे किसी रहस्यमय बीस्ट से लड़ रहा है और मैंने पहले कभी ऐसे परिणाम की प्रेजेंस को महसूस नहीं किया, यहाँ तक कि जेजू आइलैंड पे भी नहीं। आखिर गोलायत किस प्रकार के मॉन्स्टर के खिलाफ लड़ रहा है? आगे हम देखते कि राकान काफी ज्यादा रेज में आ जाता है, लेकिन आंद्रे उसके सामने आकर उसे एक पंच मार देता है, जिसे राकान एक बिल्डिंग पे टकरा जाता है। लेकिन राकान तुरंत वहाँ से आंद्रे की ओर हमला करने के लिए आ जाता है। हम देखते कि राकान अपने सर से आंद्रे के पेट में वार कर देता है, जिससे आंद्रे जरा सा भी पीछे नहीं हटता, बल्कि आंद्रे के नीचे की जमीन थोड़ी सी क्रैक हो जाती है। आंद्रे राकान को पकड़ लेता है और उधर ही जमीन पे जोर से पटक देता है, लेकिन तभी राकान अपने पैर से आंद्रे पे हमला करके आंद्रे को पीछे ढकेल देता है। आंद्रे अपने रीइंफोर्समेंट स्किल का यूज करता है। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे बेक और उसका पूरा गिल्ड भी आ जाता है। आंद्रे और राकान की फाइट को देख के बेक कहता है, क्या ये वही अपीयर हुआ मैजिक बीस्ट है जिसके बारे में रिपोर्ट किया गया था? फिर बेक आंद्रे को देखते हुए कहता है, इसका मतलब वो जो बंदा वहाँ पर है वो दुनिया में प्रसिद्ध गोलायत थॉमस आंद्रे होगा। बेक आंद्रे से कहता है, गोलायत आप बेस्ट हो, उसको खत्म कर दो। आंद्रे बेक से कहता है, तुम गधो जल्दी से कवर ले लो। बेक मन में कहता है, ये कोई साधारण बीस्ट नहीं है, मुझे भी जल्दी से अभी ट्रांसफॉर्म होना चाहिए। आगे हम देखते कि राकान बेक के साइड से होके आंद्रे की तरफ जा रहा होता है। जैसे कि हमें पता है कि बेक के पास एक ऐसी स्किल है जिससे वो अपने सामने वाले की पावर को सेंस कर सकता है। जब राकान उसकी साइड से निकल रहा होता है, वो देखता है कि राकान बहुत बड़ा बीस्ट और बेक उसके सामने एक छोटा सा टाइगर है। डर के मारे बेक के पसीने छूटने लगते हैं। वो बस यही सोच रहा था कि वो शिकार न बने। आगे वो मन में कहता है, मैं उसकी आंखों में तक नहीं देख सकता। आगे हम देखते कि राकान अपने टेलीकिनेसिस का यूज करके काफी सारी कार्स को आंद्रे के ऊपर फेंक देता है, पर आंद्रे उन सभी को एक ही हाथ से दूर कर देता है। तभी राकान और भी ज्यादा कार्स को एक साथ आंद्रे के ऊपर फेंकने लगता है। तभी आंद्रे भी अपने कैप्चर स्किल का यूज करके राकान को अपनी ओर खींचने लगता है। जैसे ही राकान आंद्रे के पास आता है, आंद्रे अपने ऊपर की सारी कार्स को हटाता है और वो राकान के ऊपर एक काफी जोरदार वार कर देता है। फिर वो आगे लगातार राकान पे वार करता रहता है, पर तभी आंद्रे को कुछ फील होने लगता है। वो मन में कहता है, ये क्या एक बेचैनी मुझ पे हावी हो रही है, मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि जीत मेरे हाथों से निकल रही है। आगे हम देखते कि राकान आंद्रे के पंचेस को पकड़ लेता है और वो आंद्रे से कहता है, मैं हैरान हो गया कि फ्रैगमेंट का एक बेकार सा पुपेट उसके पास इतनी स्ट्रेंथ है। आगे हम देखते कि राकान अलग ही फॉर्म में आ जाता है और वो आंद्रे से कहता है, बस बहुत हो गई तुम्हारी ये बेकार चालें। हम देखते कि राकान आंद्रे को और पावर कर रहा होता है। वो आंद्रे से कहता है, क्या अब तुम डर रहे हो? तुम्हें डर लग रहा है? क्या तुम अपनी आशा को खो बैठे? आंद्रे को हारता देख सभी के सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी राकान आंद्रे के शोरों में जिनू के एंड को देखता है और वो कहता है, लगता है ये छोटा सा चूहा यहाँ पे छुपा हुआ है। राकान जिनू के शैडो को बाहर निकालता है और वो आगे कहता है, शैडो में छुप के तुम क्या कर रहे थे? आगे राकान एंड की शैडो को डिस्ट्रॉय करके वहाँ पे फेंक देता है। फिर वो आंद्रे को पकड़ता है, पर हम देखते कि आंद्रे उसके कवच के अंदर नहीं होता। हालांकि राकान को इसके बारे में कुछ भी नोटिस नहीं होता। वो आंद्रे से कहता है, तो चलो क्या
क्या अब हम वही से शुरू करें जहाँ से हमने छोड़ा था? तुम तुम्हारी स्ट्रेंथ पे कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस हो, इसलिए चलो ब्रूट स्ट्रेंथ की बैटल करते हैं। हम देखते हैं कि राकॉन अपना पूरा जोर लगा देता है और आंद्रे का कवच टूट जाता है। इससे राकॉन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि कवच के अंदर कोई भी नहीं था। तभी हम देखते हैं कि आंद्रे राकॉन के पीछे आ जाता है और राकॉन की गर्दन को जकड़ लेता है। वो राकॉन से कहता है, तुम क्या करने जा रहे थे? पर तभी हम देखते हैं कि राकॉन अपने सर को नीचे की ओर मुड़ा के हंसने लगता है। फिर वो अपने आप को आंद्रे की पकड़ से छुड़वा लेता है। उसके बाद वो आंद्रे के सर को पकड़ के उसे जमीन पे बहुत ही जोर से पटक देता है और फिर वो आंद्रे से कहता है, माफ करना पर अभी मुझे भूख लगी है। तभी लेनर्ड आके राकॉन पे हमला कर देता है जिससे राकॉन आंद्रे से दूर हो जाता है और आंद्रे बच जाता है। लेनर्ड राकॉन से कहता है, मैं तुम्हें अपनी मर्जी से काम नहीं करने दूंगा। राकॉन को देख के लेनर्ड अपने मन में कहता है, इसके सामने खड़े होने में भी मुझे बुखार जैसा आने लगा है। आंद्रे लेनर्ड से कहता है, भाग जाओ तुम मारे जाओगे। लेनर्ड कहता है, मुझे पता है पर मैं भी एक हंटर हूँ। लेनर्ड अपनी शील्ड स्पेल को एक्टिवेट कर देता है और वो मन में कहता है, मुझे कोई भी पछतावा नहीं है, भले ही मेरा ये आखिरी समय है। अगर ऐसा ही भाग्य 100 बार भी आया तो भी मैं ऐसा करना ही चुनूंगा। एक डार्क वॉक की तरह बचने से बेहतर एक सम्मान पूर्वक मृत्यु। मैंने सही चॉइस की है। हम देखते हैं कि राकॉन लेनर्ड पे हमला करने के लिए आ ही रहा होता है। लेनर्ड बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो मन में कहता है, क्या मैंने सही चॉइस की? राकॉन लेनर्ड को बस खाने वाला था। तभी वहाँ पे काइसल आके राकॉन को पकड़ लेता है और उसे पीछे कर देता है। इसकी वजह से लेनर्ड और आंद्रे दोनों ही बच जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि राकॉन काइसल को डिस्ट्रॉय कर देता है और जुनू नीचे आ जाता है। तभी राकॉन वहाँ पे काफी बड़ा धमाका कर देता है। जुनू लेनर्ड से कहता है, माफ करना पर क्या तुम थॉमस को कहीं सेफ जगह ले जा सकते हो? आगे हम देखते हैं कि राकॉन अपने ट्रू फॉर्म में आने लगता है। वो जुनू से कहता है, तो ये सच है, एक ह्यूमन के पास उस कमीने शैडो की सेंट है। लेनर्ड और आंद्रे पीछे चले जाते हैं। लेनर्ड जुनू से कहता है, हमारी चिंता मत करो। जुनू मन में कहता है, इसे खून की काफी प्यास है और ऊपर से ये अकेला नहीं है। आगे हम देखते हैं कि वापस सिलाद और क्वेशा भी आ जाती है। राकॉन कहता है, एक सुप्रीम बीइंग के पावर का ये इतने ज्यादा लेवल पे कैसे आगे बढ़ा पाया? इसके पास तो बस एक ह्यूमन की बॉडी है। सिलाद कहता है, आर्किटेक्ट ने जरूर कोई रास्ता ढूंढ लिया होगा। काफी समय से उसने शैडो मोनार्क के साथ सौदा किया था। क्वेशा कहती है, तो क्या मैं इस ह्यूमन की लाश को खा सकती हूँ? मैं हमेशा से जानना चाहती थी कि दूसरे मोनार्क की टेस्ट कैसी होगी। तीनों मोनार्क जिनू को घेर लेते हैं। आगे हम देखते हैं कि वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। जिनू अपनी शैडोस को समन करता है। जिनू की शैडोस तीनों मोनार्क पे हमला करने के लिए जा रही होती है। सिलाद अपनी ब्रेथ वाली पावर का यूज करके उसके सामने वाली शैडोस को जमा कर देता है। आगे हम देखते हैं कि उसने अपनी बर्फ को काफी दूर तक फैला दिया है। जिनू अपने डैगर से सिलाद के हमले से बच जाता है। आगे सिलाद जुनू से कहता है, ये शैडो सोल्जर्स काफी सारे हैं लेकिन वो सिर्फ बेकार की भीड़ है। तुम्हारी ये शैडो सोल्जर्स इस प्रिजन से 1 इंच तक हिल नहीं पाएंगे। वर्षा कहती है, क्या तुम्हें मेरे चिल्ड्रंस को भी फ्रीज करना था? अभी हमारा रियूनियन होने वाला था। आगे सिलाद कहता है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि उसने ये सोचा कि वो हमें शैडो सोल्जर से रोक पाएगा। उसने हमको कुछ ज्यादा ही कमजोर समझ लिया। ऊपर से ऐसा लग रहा है कि उसने अभी तक शैडो मोनार्क की फुल पावर को एब्जॉर्ब नहीं किया है। शैडो मोनार्क सारे मोनार्क्स में ग्रेटेस्ट है लेकिन फिर भी उसे दूसरे मोनार्क की पावर को कम नहीं समझना चाहिए। जुनू बर्फ के अंदर से अपने हाथ को निकालता है और वो सिलाद से कहता है, सुनो चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारी मौत तो आज पक्की है। आगे हम देखते कि सिलाद अपने सोल्जर बना देता है लेकिन तभी क्वेशा भी अपने सोल्जर के साथ जुनू पे अटैक कर देती है। जुनू उनको काटने लगता है। हमें पता चलता है कि ये सभी लाशें हैं। जुनू मन में कहता है, वो कमीने वो इन लाशों का यूज कर रही है। तभी आइस बीस्ट जुनू पे अपने पैर से हमला करने लगता है लेकिन जुनू वहाँ से हट जाता है और काफी तेजी से एक आइस बीस्ट को काट डालता है। उसके बाद वो बाकी के काफी सारे आइस बीस्ट को भी काट डालता है। इसके बाद वो सिलाद पे हमला करने के लिए आ रहा होता है। सिलाद पैनिक हो जाता है। जुनू सिलाद पे हमला करे इससे पहले राकॉन जुनू के सामने अपना पंजा लाके जुनू को रोक देता है। फिर ये दोनों काफी तेजी से एक दूसरे पे हमला करने लगते हैं। आगे जुनू कामिश के डैगर से राकॉन के हाथ को काटने वाला था। राकॉन कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम एक मेटल के टुकड़े से मुझे डैमेज दे सकते हो? राकॉन अपने पंजे से जुनू पे हमला कर देता है और जुनू उसके पंजे को काट डालता है। ये देख के राकॉन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी क्वेशा जुनू पे अपनी पावर से अटैक कर देती है। राकॉन अपने पंजे को फिर से जोड़ लेता है। आगे हम देखते कि जुनू के साइड में सिलाद के आइस बीस्ट और क्वेशा के सोल्जर्स आ जाते हैं। तभी हम देखते कि सिलाद की जमी हुई बर्फ से बेरू बाहर आ जाता है। बाहर आते ही बेरू जुनू से कहता है, मेरे लीज आप ठीक तो है ना?
क्या? बेरू क्वेर्शा को देखते हुए कहता है, उस इंसेक्ट वुमेन की हिम्मत कैसे हुई मेरे लीच पे हमला करने की। आगे हमें पता चलता है कि सिलात का फ्रॉस्ट जिसमें सारे सोल्जर कैद हैं, वो एक बाइंडिंग स्पेल है। सिलात कहता है, क्या एक बेकार सा शैडो मेरे बाइंडिंग स्पेल को तोड़ पाया? एक कमांडर लेवल की एंटिटी ह्यूमन के पास कैसे हो सकती है? राकान कहता है, एक अकेला कमांडर लेवल का शैडो सोल्जर प्रैक्टिकली गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के बराबर होता है। बेरू को देख के क्वेर्शा कहती है, एक बच्चा जो अपनी माँ को याद न कर पाए उसे पनिश करना चाहिए। हम देखते कि क्वेर्शा बेरू को पकड़नी चाहती है, लेकिन बेरू उसके मैजिक हैंड को काट डालता है और वो क्वेर्शा से कहता है, तुम घटिया औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पकड़ने की? ये सुन के क्वेर्शा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। आगे बेरू जुन के पास आ जाता है और उसे कहता है, मेरे लॉर्ड, आप सुपीरियर स्पीसीज के लोगों के खिलाफ लड़ते हुए भी पीछे नहीं हटे। मुझे यही उम्मीद थी। आपकी लिमिटलेस स्ट्रेंथ मुझे हमेशा हैरान कर देती है। आगे हम देखते कि कॉर्प्स जुनू और बेरू पे अटैक करने के लिए आ जाते हैं, पर बेरू और जुनू उन्हें काफी आसानी से काट डालते हैं। तभी क्वेर्शा अपने हाथों से जुनू को पकड़ के उसे पीछे की बिल्डिंग पे पटक देती है। फिर सिलात अपने आइस से जुनू पे हमला कर देता है। हम देखते हैं कि वहाँ पे काफी बड़ा धमाका हो जाता है, लेकिन जुनू अपने डैगर से सारे आइस के स्लैब को ब्लॉक कर रहा होता है। तभी सिलात जुनू से कहता है, हमारे हमलों के खिलाफ आखिर कितनी देर तक खड़े रह पाओगे? तभी जुनू डैगर रश का यूज करता है और सिलात की छाती में एक डैगर को स्टैब कर देता है। फिर वो उसे कहता है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि तुम यहाँ से बच के बिल्कुल नहीं जाने वाले। ये सुन के सिलात को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो जुनू के डैगर को निकालते हुए उससे कहता है, तुम बेवकूफ कहीं है, तुम्हारे जैसे ह्यूमन की मेरे जैसे मोनार्क को ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? जुनू मन में कहता है, वार उसके दिल पे लगा है, मुझे लगता है कि उसको घातक घाव देने के लिए इतना काफी नहीं है। जुनू सिलात पे हमला करने के लिए आगे आ रहा होता है, लेकिन तभी उसके पीछे राकान आ जाता है। राकान अपने वेपन को निकाल के जुनू के पीठ पे वार कर देता है, जिससे जुनू को काफी गहरा घाव लग जाता है। जुनू के मुंह से खून भी आने लगता है। ये देख के बेरू बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो तुरंत जुनू के पास आने लगता है। तभी क्वेर्शा बेरू को पकड़ लेती है और उसे कहती है, मैं सारी इंसेक्ट्स की माँ हूँ, भले ही तुम मुझे याद नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी तुम मेरे बच्चे में से एक हो। बेरू उसे कहता है, मुझे जाने दो। राकान जुनू से कहता है, अब ये तुम्हारा अंत है। बेरू सारी शैडो सोल्जर से कहता कर रहे हो, जल्दी बाहर आओ और हमारे लॉर्ड को असिस्ट करो। तभी हम देखते कि ग्रिड कहता है, मैं दुश्मनों को आखिरी सांस तक काट डालूंगा। हम देखते कि ग्रिड बाहर आ जाता है। उसे देख के राकान कहता है, वो अपने लाइफ में स्ट्रॉन्ग वॉरियर रहा होगा। आगे हम देखते कि बाकी सारे हाई रैंक के शैडो सोल्जर्स भी बाहर आ जाते हैं। उन्हें देख के सिलात कहता है, हाई रैंक के शैडो सोल्जर्स दिखने लगे हैं। फिर वो जुनू से कहता है, हालांकि तुम्हारे घाव काफी ज्यादा घातक है, हिलने का समय अब खत्म। जुनू हंसते हुए सिलात से कहता है, क्या तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? हम देखते कि जुनू अपनी स्टेटस रिकवरी का यूज करके पूरी तरीके से हील हो जाता है। देख के राकान और सिलात दोनों ही बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। आगे हम देखते कि सारे लोग जुनू को ही देख रहे होते हैं। सिर्फ कोरिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया अभी जुनू को ही देख रही होती है। आगे हमें चोई को दिखाते हैं। वो मन में कहता है, ऐसा लग रहा है एक तूफान चल रहा है जिसके बीच में संग जुनू है। आगे हम देखते कि हीलर्स आंद्रे को हील कर रहे होते हैं। आंद्रे लेनर से पूछता है, मुझे बताओ क्या हो रहा है? लेनर्ड कहता है, ऐसा फील हो रहा है कि मैं दुनिया के अंत को देख रहा हूँ। आगे बेग अपने मन में कहता है, क्या ये वही संग जुनू है जिसे मैं जानता हूँ? उसके पास ऐसी एबिलिटी है जिससे वो ग्रो सकता है, इस बात को मैं जानता हूँ। और इतने कम समय में वो आखिर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया है। आगे हम देखते कि इग्रिस और एक शैडो राकान पे हमला कर देते हैं, पर राकान उन दोनों के हमले को ब्लॉक कर देता है। ब्रीड और एक मिस शैडो जो कि शायद टस्क है, वो सिलात पे हमला कर देते हैं, पर सिलात इन दोनों के हमलों को ब्लॉक कर देता है। बेरू क्वेर्शा की छूट से पकड़ जाता है और वो उसके हाथ की उंगली को काट डालता है। आगे हम जुनू को देखते हैं जो कि राकान पे हमला कर रहा होता है। वो कहता है, आर्किटेक्ट ने एक भविष्यवाणी की थी, आग के स्तंभ जो दुनिया को पकड़ के रखते हैं वो मुझे मार देंगे, लेकिन उसने जो नहीं कहा था वो ये है कि वो स्तंभ भी गिर सकते हैं या नहीं। आगे एक बिल्डिंग के ऊपर हम लिंग्यू को देखते हैं। वो कहता है, मैं शॉट लेने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मुझे लगता है कि मुझे इस फाइट में दखल नहीं देनी चाहिए। आगे नरेटर हमें बताता है कि 30 मिनट पहले फिन गिल्ड के असासिन्स को कुछ एरिया में भेजा गया था। एक बार उन्हें सिग्नल मिलेगा, वो सभी टारगेट को एक साथ फायर के सपोर्ट से हमला कर देंगे और ये सब करने के बाद उम्मीद है कि दुश्मन पे एक घातक हमला हो जाए। आगे प्रेजेंट में लिंग्यू अपने मन में कहता है, मुझे नहीं पता कि हम में से यहाँ कितने बच जाएंगे। हमारा ये अटैक फेल हुआ तो हम मरेंगे, सक्सेसफुल हुआ तो भी मरेंगे। थॉमस आंद्रे भी उस मॉन्स्टर को नहीं रोक पाया। अब ये फैसला करने का टाइम है। लिंग्यू कुछ करने
जाए उससे पहले उसके कंधे पे कोई हाथ रख देता है। हम देखते हैं कि संजुनु के पापा संगिलवान हैं। वो लिमटू से कहते हैं बस चुपचाप जो हो रहा है उसे देखा। लिमटू काफी ज्यादा डर जाता है। वो तुरंत पीछे हमला कर देता है और कहता है कौन है। हम देखते हैं कि संगिलवान वहाँ से निकल भी जाते हैं। सभी हंटर जिनो और मोनार्क की फाइट को देख रहे होते हैं। नरेटर कहता है बीस्ट को हराने और सिविलियंस को इवैक्यूएट करने आए हंटर में से कोई भी चल रही लड़ाई में शामिल नहीं हुआ। सभी बस इंतजार कर रहे थे कि चीजें जल्दी से निपट जाए। हालांकि ऐसा लग रहा था कि लड़ाई खत्म होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। आगे हम देखते कि क्वेर्शा जुनो पे जहर से हमला कर देती है। जुनो कहता है ये क्या है। जहर सिस्टम बताता है कि घातक जहर एयर में अभी मौजूद है। जुनो कहता है जहर मुझ पे काम नहीं करता। अब देखते कि जुनो डीऑक्सीफाइड स्किल का यूज करता है और सक्सेसफुली डीऑक्सीफाइड हो जाता है। ये देख के क्वेर्शा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और जुनो से कहती है तुम घमंडी कमीने कहीं के, अब मैं तुम्हें टुकड़ों में काट दूंगी। हम देखते कि जुनो पे हमला करने के लिए क्वेर्शा आ जाती है। जुनो कमांडर ऑथोरिटी का यूज करके क्वेर्शा को एक ही जगह पे रोक देता है। ये देख के क्वेर्शा भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। वो मन में कहती है एक जबरदस्त पावर, मैं इसे छुटकारा नहीं कर पा रही। आगे जुनो क्वेर्शा के सामने आ जाता है और मल्टीलेशन स्किल का यूज करके वो उसको काट डालता है। मरते हुए क्वेर्शा आखिरी शब्द कहती है अच्छा तो ये देता है एक घना सा डार्कनेस जो हम जैसे बींग्स को भी जो कि डार्कनेस से बने हैं भी डरा दे। कैसा शानदार डार्कनेस है। आगे हम देखते कि क्वेर्शा पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। सिस्टम बताता है तुमने 9 मोनार्क में से मोनार्क क्वेर्शा द मोनार्क ऑफ प्लेज को हरा दिया है। हम देखते कि जुनो का लेवल 3 से बढ़ जाता है। क्वेर्शा की डेथ को देख के सिलाद काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है ये कैसे हो सकता है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अभी तक उसके पास शैडो मोनार्क का पूरा कंट्रोल भी नहीं है। क्या हम फिर से केओस पे राज करने वाले सबसे पावरफुल किंग का सामना करने का भयानक अनुभव करना होगा। तो भी पीछे से राकान कहता है क्या तुम डर रहे हो। आगे हम देखते कि राकान ने बेरू को पकड़ लिया होता है और सिलाद ने फिर से काफी सारे शैडो सोल्जर को फ्रीज कर दिया होता है। राकान कहता है अभी वो काफी ज्यादा थका हुआ है और ऊपर से वो अपने शैडो सोल्जर्स पे कुछ ज्यादा ही निर्भर है। ये प्रूव करता है कि वो कंप्लीट नहीं है और एक इनकम्प्लीट मोनार्क एक ट्रू मोनार्क को नहीं रोक सकता। हम देखते कि बेरू की हालत अच्छी नहीं होती। जुनो भी मन में कहता है बेरू की प्रेजेंस धुंधली होती जा रही है। क्या इसी का यूज करके उसने उस शैडो से छुटकारा पाया था जो मैंने आंध्र के ऊपर असाइन करके रखी थी। आगे जुनो कहता है सामान कैंसल, बेरू वापस आ जाओ। लेकिन हम देखते कि सिस्टम बताता है स्पेसिफाइड टारगेट वापस नहीं आ सकता। यह सब देख के जुनो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन अगले पल जुनो काफी तेजी से जाके राकान के हाथ को काट डालता है और बेरू को बचा लेता है और उसे वापस अपने शैडो में भेज देता है। जुनो मन में कहता है मैं बेरू को डिस्ट्रॉय होने से बचा पाया, लेकिन मैं नहीं जानता कि आगे क्या हो सकता है। सिलाद राकान से कहता है बीस्ट के किंग तुमने सही कहा। आगे हम देखते कि सिलाद उस पूरी जगह पे अपनी बर्फ फैला देता है और जुनू से कहता है ऐसा लगता है कि तुम अपनी पावर्स को कुछ ज्यादा ही समझते हो। भले ही तुम अपनी माना का यूज करके तुम्हारे पपेट्स को कंट्रोल कर सकते हो, हमें बस उनके तार को काटने की जरूरत है ताकि तुम उन्हें कंट्रोल ना कर पाओ। हम देखते कि सिलाद वहाँ पे काफी सारा आइस फैला देता है और फिर वो जुनू से कहता है मैं तुम्हारे पपेट्स को मेरे अधिकार में फंसा लूंगा और उन्हें कई बार हीलिंग और रिजरेक्शन से गुजार दूंगा। फिर तुम्हारे सोल्जर्स और कुछ नहीं बस तुम्हारा माना खाएंगे। अब तुम क्या करोगे। सिलाद अपने वेपन से जुनू पे हमला कर देता है। जुनू अपने डैगर से उसके वेपन को रोक तो देता है पर जुनू के कंधे पे एक कट लग जाता है। फिर सिलाद जुनू को उठा के फेंक देता है। लेकिन आगे वो देखता है कि जुनू वहाँ पे नहीं है। जुनू वहाँ से अपनी स्टील स्किल का यूज करके अचानक से सिलाद के पीछे से हमला करने आ जाता है। सिलाद जुनू के हमले को डॉज कर देता है। सिलाद अपने वेपन से जुनू पे हमला कर देता है और उसे पीछे फेंक देता है। जुनू मन में कहता है वो काफी तेज है। सिलाद जुनू से कहता है तुम्हारी स्टील स्किल काफी माना खत्म करती होगी, मैं जल्दी ये सब खत्म कर दूंगा। सिलाद जुनू पे हमला करने के लिए आगे आ जाता है। इनके बीच लड़ाई चल रही होती है। जुनू मन में कहता है मूवमेंट, साइट, मसल्स, माना फ्लो, मैं इन सभी को देख पा रहा हूँ। अगर मैं थोड़ा सा इससे फास्ट हो जाऊँ, बस थोड़ा सा। सिलाद जुनू से कहता है मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं। हम देखते कि सिलाद अपने आइस से जुनू पे हमला कर देता है, लेकिन जुनू बहुत ही तेजी से सिलाद के पीछे आ जाता है। जुनू मन में कहता है अब मुझे मौका मिल गया। लेकिन हम देखते कि सिलाद हंसने लगता है। तभी सभी के सभी लोग अचानक से बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। आगे हम देखते कि राकान अपने पंजे जुनू के
छाती में घुसा देता है और जुनू से कहता है, मुझे लगता है तुम अपने स्पीड पे इतना भरोसा करते हो कि उसके बिना तुम कुछ भी नहीं हो। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।